Elastic recoil means the rebound of the lungs after having been stretched by inhalation. इन्हेलेशन जब हम करते हैं तो लंग्स एक्सपैंड करते हैं, ठीक है. उसके बाद लंग्स का जो टिश्यू होता है, इलास्टिक फाइबर्स जो लंग के अंदर होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि लंग दोबारा से डीफ्लेट हो जाए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए. सो इट्स द रीबाउंड ऑफ द लंग्स, और रेदर द ईज विद विच द लंग रीबाउंड्स. With inhalation, the intrapleural pressure, the pressure within the pleural cavity of the lungs decreases. So last lecture जिन लोगों ने गौर से पढ़ा है उनको ये बात समझ में आएगी कि इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो नेगेटिव होता है यूजुअली, और जब हम इंस्पायर करते हैं तो वो इवन और भी ज़्यादा वो नेगेटिव हो जाता है. इलास्टिक रिकॉइल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लंग कंप्लायंस, सो दे आर ऑपोजिट फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर. लो कंप्लायंस का मतलब है कि लंग स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है, और उनको एक्सपैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. फाइब्रोसिस का क्या मतलब होता है कि फाइब्रोसिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ कंडीशन विद लो लंग कंप्लायंस. सो उसमें क्या होता है कि इलास्टिक फाइबर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लंग के अंदर फिब्रोसिस हो जाती है और लंग अब स्ट्रेच नहीं करेगा, ये रेजिस्ट करेगा इन्फ्लेट होने को. सो इट्स गोइंग टू बी देयर इज़ गोइंग टू बी अ डिक्रीज इन पल्मोनरी कंप्लायंस. So and in fibrosis, elastic recoil property of the lungs is increased. So lungs जो है वो बहुत easily collapse कर जाते हैं. अब हम और कुछ सिचुएशंस देखते हैं जिसके अंदर डिक्रीज्ड कंप्लायंस या इंक्रीज्ड कंप्लायंस होती है. डिक्रीज्ड कंप्लायंस का मतलब क्या है कि लंग्स सही से स्ट्रेच नहीं हो सकते. सो उसकी कंडीशंस हैं पल्मोनरी फिब्रोसिस, निमोनिया में लंग टिश्यू के अंदर पेरेंट कायमा के अंदर पानी आ जाता है या कोई ना कोई लाइक हेजीनेस. आप जब एक्सरे करते हैं तो उस पर आपको हेजीनेस नज़र आती है, विच मीन्स दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन गोइंग ऑन. सो या फिर पल्मोनरी एडिमा की कंडीशंस, इसके अंदर हमारे पास डिक्रीज कंप्लायंस होती है. इंक्रीज कंप्लायंस कौन सी सिचुएशंस में है? एम्फाइसीमा के अंदर. एम्फाइसीमा एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसके अंदर लंग के इलास्टिक फाइबर्स के ऊपर डिफरेंट एंजाइम्स अटैक कर देते हैं और लंग जो है वो बिल्कुल लूज़ हो जाता है, जैसे कि कोई लूज़ सॉक होती है, ठीक है. सो यूजुअली जब आप सॉक्स पहनते हैं, यू स्ट्रेच देम, और फिर आप उनको जब अपने पाँवों पे पहनते हैं तो वो दोबारा से रिकॉइल होती हैं, वो पूरे आपके पाँवों को कवर कर लेती हैं दोबारा से, वो लूज़ नहीं रहती हैं. लेकिन अगर एक सॉक जो है वो लूज़ हो जाए तो आप उसको एक्सपैंड करेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे, अंदर अपना पाँव डालेंगे तो वो दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगी और इट विल फॉल ऑफ. सो सेम इज़ द केस विद एम्फाइसीमा कि इसके अंदर लंग का जो टिश्यू है वो उसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स की डिग्रेडेशन हो चुकी है ड्यू टू सम एंजाइम्स विच अटैक दोज इलास्टिक फाइबर्स. एंड जब लंग स्ट्रेच होगा, आप इंस्पायर करेंगे तो ये अपनी एक्सपायरेशन के अंदर, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वापस नहीं आ रहा होगा. इसकी इलास्टिक रिकॉइल फोर्सेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं. एंड इंक्रीज्ड कंप्लायंस सिचुएशंस में ये नॉर्मल एजिंग के साथ साथ भी इंक्रीज़ होती जाती है कंप्लायंस. लंग का जो टिश्यू है वो लूज़ होता जाता है. क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इसके अंदर एग्जांपल है एम्फाइसीमा की. एम्फाइसीमा अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें इंक्रीज लंग कंप्लायंस हो जाती है because of the loss of alveolar elastic tissue, and the elastic tissue is damaged by certain enzymes. They may be elastases, proteases. So इस तरह के जो enzymes होते हैं लंग के elastic fibers को damage करते हैं. The tendency of the lungs to collapse is less than the tendency of the chest wall to expand. So जो उसकी collapsing tendency होती है वो बहुत कम हो जाती है because there are no elastic fibers. So when compliance is low, elastic recoil is high, क्योंकि ये opposite forces हैं. लो compliance का मतलब है कि elastic recoil ज़्यादा होगी. For example, in lung fibrosis, when compliance is high, elastic recoil is low. So compliance high किन condition के अंदर होती है? एक healthy lung के अंदर भी healthy lung के अंदर compliance और elastic recoil का बड़ा perfect सा balance होता है. high compliance के examples के अंदर हमारे पास ओल्ड एज आ सकती है या एम्फाइसीमा आ सकता है. एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है? इलास्टिक रिकॉइल इज़ ऑलमोस्ट गॉन बिकॉज देयर आर नो इलास्टिक फाइबर्स लेफ्ट. सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्फेक्टेंट. सर्फेक्टेंट क्या होता है? देयर इज़ अ लेयर ऑफ फ्लूइड इन द एल्वेलाई. सो उसके अंदर सर्फेक्टेंट मिक्स हुआ होता है. सर्फेक्टेंट जो है वो लाइन करता है इनर लेयर ऑफ एल्वेलाई को, which is a mixture of phospholipids that reduce surface tension and increase lung compliance. So surfactant जो है वो lung compliance को increase करता है और surface tension को reduce करता है. So surfactant prevents small alveoli from collapsing and increases compliance. जो छोटे alveoli होते हैं ना, small alveoli,
वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कोलैप्स करने की। इस जिस तरह लाइक फॉर एग्जांपल जब बेबीज़ बॉर्न होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके अंदर लंग के जो एल्वेलाई होते हैं, देर मोस्टली अभी भी उनका लंग इन्फ्लेट किया होता है। उससे पहले तो वो फ्लूइड के अंदर थे ना, तो वो उनका जो लंग है उसके एल्वेलाई के अंदर सरफेक्टेंट होता है, जो कि हेल्प करता है कि वो जो छोटे छोटे एल्वेलाई हैं उनको कोलैप्स ना होने दे। इसी तरह अडल्ट्स के लंग्स के अंदर भी सरफेक्टेंट होता है और वो स्मॉल एल्वेलाई को कोलैप्स करने से रोकता है। इवन लार्ज एल्वेलाई के अंदर भी सरफेक्टेंट होता है और वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। सरफेक्टेंट इज़ प्रोड्यूस बाय टाइप 2 एल्वेolar cells. This is a very important MCQ question. You guys should know that the type 2 alveolar cells are producing surfactant. सरफेक्टेंट फॉस्फोलिपिड्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें मल्टीपल डिफरेंट तरह के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस इज डाइपाल्मिटॉयल फॉस्फेटिडिलकोलिन। फीटस में सरफेक्टेंट जो है वो 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से प्रोड्यूस होना शुरू होता है। और अगर प्री मेच्योर बेबीज़ हैं, प्री मेच्योर बेबीज़ जो कि अपनी बर्थ टाइम से ज़रा पहले बॉर्न होते हैं, उनके अंदर सरफेक्टेंट जो है वो अगर इनफ प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा तो उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि उनके लंग्स जो हैं वो प्रॉपर्ली इन्फ्लेट नहीं होंगे, उनके लंग्स जो हैं वो बार बार कोलैप्स करेंगे। सो इट कैन बी अ वेरी सीरियस कंडीशन. एब्सेंस ऑफ सरफेक्टेंट विल लीड टू लंग कोलैप्स एंड डिक्रीज्ड कंप्लायंस. सरफेक्टेंट क्या होता है? इट्स बेसिकली इट्स अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस कंप्लायंस. लैपलेस लॉ, अब हम यहाँ पे लैपलेस लॉ को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सरफेक्टेंट और सरफेस टेंशन, ये जो हम आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके अंदर लैपलेस लॉ जो है वो लैपलेस लॉ को पढ़ के हमें इनकी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी. सो लैपलेस लॉ क्या होता है? कोलैप्सिंग प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन. मतलब अगर हमने एक बैलून लिया है, वो बलून जो है उसके अंदर इलास्टिक फोर्सेस हैं और वो बलून जो है वो अपनी ओरिजिनल डिफ्लेटेड पोजीशन पे जाना चाहता है. आपको पता है कि अगर आप बलून का जो एंड है जहाँ से आपने उसमें हवा भरी है उसको छोड़ दें तो वो फ़ौरन डिफ्लेट हो जाता है. सो देयर इज़ अ कोलैप्सिंग प्रेशर एंड दैट इज़ ऑलवेज ड्यू टू द इनेट प्रॉपर्टी ऑफ द बलून, बिकॉज वो बहुत इलास्टिक है, वो इलास्टिक मटीरियल से बना हुआ है. इट वांट्स टू गो बैक टू